हेलो स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर 17 ऑफ क्लास 11th। सो क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। सबसे पहला पॉइंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फोर्थ पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड द लास्ट वन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इतने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। So let's start with the introductory part. As you have read earlier, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid to derive energy to perform various activities. Now, carbon dioxide CO2, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that O2 has been continuously provided to the cell, and CO2 produced by the cell have to be released out. Now, this process of exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. Place your hand on your chest and you will feel that the chest moving up and down, and the respiratory organs of mechanism of breathing are described in the following section of the chapter. So this is one is the introductory part. ये introductory part था जहाँ पे बोल रहा है कि ऑक्सीजन किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है एंड अबाउट द ट्रांसफर ऑफ गैसेस टू वेरियस ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, यानी हमारे ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में क्वाइट रिव्यू दिया हुआ है। सो 17.1 स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लिव्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेलुलर है या टिश्यू है या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और इसके जो बेसिक नॉलेज है वी हैव गेन्ड थ्रू दी previous chapters. Now, lower invertebrates like the sponges, dentate, flatworm, etc. exchange O2 with the CO2 by the simple diffusion over the entire body surfaces. Earthworm use their moist cuticles, and insects have a network of tubes like tracheal tube to transport the atmospheric air within the body. Special vascularized structure called the gills, branch respiration, ब्रैकियल रेस्पिरेशन, यानी बोल रहा है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन डिफरेंट होगा। इफ इट इज़ अर्थवर्म तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल से कर रहा है, इंसेक्ट है तो वो ट्रैक्टल ट्यूब से करेगा, एंड कुछ में स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम गिल्स बोलते हैं। और फिर इस तरह के रेस्पिरेशन को एक अलग नाम भी दिया गया है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मोलास्क के पास होता है, जो कि वस्कुलराइज बैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, वो फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाएगा। एंड ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म है जनरली उनका मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। Among vertebrate species use gills, whereas the amphibians, reptile, birds and mammals respire through the lungs. वही बोल रहा है कि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो among vertebrates सिर्फ फिशी है जो गिल्स से रेस्पायर करता है, बाकी एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मेमल्स हो, ये सब रेस्पायर लंग्स से करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स, और कुछ एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स इन ये जो है मॉइस्ट स्किन यानी अपने स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, और इस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हमें रेस्पिरेशन का 3 टाइप पता चला। सबसे पहला जो पता चला हमें दैट वाज ब्रैकियल रेस्पिरेशन, जहाँ पे गिल से रेस्पिरेशन हो रहा था। दूसरा जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जहाँ पे लंग्स से रेस्पिरेशन हो रहा था। और तीसरा क्यूटिनियस रेस्पिरेशन, जहाँ पे स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो बेसिकली हमें 3 यहाँ पता चला है। तो जिसमें ब्रैकियल वाला का एग्जाम्पल हो गया, ब्रैकियल वाले की एग्जाम्पल हो गए एक्वेटिक्स, यानी जो एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स हैं, मोलास्क हैं। जो पल्मोनरी है उसका एग्जांपल है जो कि टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका। और जो क्यूटिनस है उसका एग्जांपल हो गया एम्फीबियंस में फ्रॉग। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पायर करते हैं, उनका एग्जांपल है स्पॉन्जेस, स्लेंट्रेट, फ्लैटवर्म। तो स्पॉन्जेस, स्लेंट्रेट, फ्लैटवर्म सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म कैसे करेगा? मॉइस्ट क्यूटिकल से। अर्थवर्म के साथ एक और है फ्रॉग जो कि करेगा मॉइस्ट क्यूटिकल से। इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब, ऑर्थोपोड्स एंड मोलास्क, गिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन, और जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं लंग्स के थ्रू जिसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड इनमें से एम्फीबियंस लाइक जो फ्रॉग है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी करेंगे जिनको बोलेंगे क्यूटिनस रेस्पिरेशन। 17.1.1 Human respiratory system. We have a pair of external nostrils
opening out above the upper lips, and it leads to the nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is common passes for the food and air, and the pharynx opens through the larynx region into the trachea. So human respiratory system, this topic is telling about कि external nostrils जो है upper lip में open होगा, nasal chamber ciliated pseudo stratified या columnar epithelium का बना होता है. इसका जो इसमें जो ये epithelium होगा that will be ciliated pseudo stratified columnar epithelium. pseudo stratified columnar epithelium. Olfactory receptors, और ये जो columnar epithelium है, columnar epithelium में olfactory receptors होगा. olfactory receptors syncytidian membrane या olfactory epithelium और यहाँ पे होता है, और जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम स्मेल कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is common passage for the food and air, as we have already read in the previous chapter. कि जो pharynx है वो common pathway है food का और air का, और जब भी हम खाना खाते हैं तो जो विंड पाइप है, विंड पाइप में खाना ना चला जाए इसके वजह से जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ फूड. नाउ फेरिंग्स ओपन्स टू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. अब ये फेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में ओपन होगा, और लैरिंग्स जो है उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं. वो कार्टिलेजिनस बॉक्स है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं. इसका काम है साउंड प्रोड्यूस करना, और बर्ड्स में साउंड बॉक्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सिरिंग्स. means we have larynx, human being have larynx, but in case of bird it is replaced by syrinx. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of the food into the larynx. Now larynx is a wind pipe, and whenever we swallow food, so in order to prevent the food from entering into the windpipe, epiglottis, a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis, is covered by epiglottis cover the glottis. Now trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divide into the level of fifth thoracic vertebra into the right and the left primary bronchi. इसका मतलब है कि trachea एक straight tube मिड thoracic cavity तक एक्सटेंड करेगा, उसके बाद में वो डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद में वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, और वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, और वो जहाँ पे डिवाइड होता है दैट इज़ द फिफ्थ थॉरैकिक वर्टिब्रा. वो पोजीशन है फिफ्थ थॉरैकिक वर्टिब्रा, जहाँ से वो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा. ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एक्सटेंडिंग अप इन अ वेरी थिन ब्रोंक्यूल्स. उसके बाद में फिर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी फर्दर डिवाइड होगा टर्शियरी में, एंड देन टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. नाउ द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. और वो पूरा जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल, उन सब में वो सब एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होता है. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होता है in order to prevent collapsing. Now, each terminal bronchiole give rise to a very thin, irregular wall, and vasculous bag-like structure called alveoli. Finally जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जाकर के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में फिनिश होता है, एंड दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड alveoli, जो कि मेन साइट ऑफ डिफिजन ऑफ गैसेस है. एंड ये बहुत ही हाईली वस्कुलराइज्ड होता है, यानी वस्कुलराइज्ड का मतलब होता है विच इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स. Vascularized means which is rich in blood vessels. Now the branching network of bronchi, bronchioles, alveoli comprises of the lungs. We have two lungs which are covered by a double layer of pleura with a pleural fluid between them, and it reduces the friction on the lung surface. So lungs generally हमारे पास दो होते हैं, उनमें डबल लेयर प्लूरा होता है, और डबल लेयर प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड. उस प्लूरल फ्लूइड का काम है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, लंग सरफेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा. आउटर प्लूरा जो है वो थॉरैकिक
लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होता है, थोरैकिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैकिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होगा, थोरैकिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में वो होता है। whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface, जबकि जो inner pleural membrane है वो lung surface के contact में होगा। so we have two lungs और उसमें जो है pleural membrane होगा, दो डबल pleural membrane है, उस डबल pleural membrane में एक आउटर होगा एक इनर होगा। तो आउटर वाला जो है वो थोरैकिक लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में है और इनर वाला लंग्स के कॉन्टैक्ट में है, और उसके बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। उसका काम होता है कि लंग्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। Now the parts standing with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the connecting bar, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or the exchange part of the respiratory system. Parts starting from the external nostrils से start हो करके terminal bronchioles तक का जो part है that is conducting part. So respiratory, पूरा जो respiratory tract है it has been divided into two parts. The first is conducting part and second is exchange part. सो कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है, जिसको जहाँ पे कंडक्शन होता है, एंड वेयर इज द alveoli एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसके बाद में जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेकर के जो alveoli तक का पार्ट है, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सचेंज पार्ट, और वी कैन कॉल इट एज अ रेस्पिरेटरी पार्ट। सो बेसिकली इसका काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, गैसेस का डिफ्यूजन करना। The conducting part transports atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, purifies and brings back the air to the body temperature. मतलब जो conducting part है उसका काम है कि जो एटमॉस्फेयर से एयर आ रहा है, एयर को पहुंचाना, और फिर वो जो एयर आ रहा है उसको क्लियरिफाई करना। उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स होगा तो उसको फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना, उसको ह्यूमिडिफाई करना, और उस एयर को हमारी बॉडी के ओरिजिनल टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो एयर का टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसको उस टेम्परेचर में मेंटेन करना। एक्सचेंज पार्ट का काम होता है एक्चुअल डिफ्यूज़न, मतलब उसका काम है कि डिफ्यूज़न करवाना O2 और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब जब वो एटमॉस्फेयर से आएगा ब्लड में, सो एटमॉस्फेयर से जब ब्लड में आएगा, या जब वो CO2 ब्लड से एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो इन दोनों ही प्रोसेस में a diffusion is required, and that site of diffusion is the work done by the exchange part of the respiratory system. Now the lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. अब lungs कहाँ situated है? thoracic chamber में situated है, जो कि एक बहुत ही airtight chamber है। airtight chamber का मतलब है वो हर तरफ से किसी न किसी organ से covered है। like अगर हम उसको देखें dorsally, तो dorsally thoracic chamber से covered है, एंड अगर हम उसको देखते हैं कि thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, तो thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and lower side by the dome-shaped diaphragm। मतलब अब ये जो thoracic chamber है ये काफ़ी anatomically airtight chamber, जो lungs है वो thoracic chamber में सिचुएटेड होता है, और वो जो thoracic chamber है वो एयरटाइट है। एयरटाइट है मतलब वो पूरी तरह से कवर्ड है, लाइक डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली रीप से, और लोअर साइड पे डोम शेप्ड डायफ्राम से। तो लंग्स कहाँ है? thoracic chamber में है। thoracic chamber क्या है? एयरटाइट चैम्बर है। और उस एयरटाइट चैम्बर उसको हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चारों तरफ से कवर्ड है, वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, और फिर लेटरली रीप से, और लोअर साइड पे डोम शेप्ड डायफ्राम से। The anatomical setup of the lungs and the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. So ये anatomical setup कुछ इस तरह से है that कोई भी अगर thoracic chamber में, thoracic cavity में वॉल्यूम का चेंजमेंट आया तो it will directly reflect, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा pulmonary cavity को। Such an arrangement is essential for breathing and as we cannot directly alter the pulmonary volume। और बोल रहा है कि ऐसा जो अरेंजमेंट है वो ब्रीदिंग के लिए रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है लंग्स का उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम, और उसको अल्टर कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ऐसा एनाटॉमिकल अरेंजमेंट नेसेसरी है जहाँ पे चारों तरफ से वो किसी न किसी तरीके से कवर्ड हो,
टॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली रिब से एंड लोअर साइड डायफ्राम से। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 alveolar air So, 5 step is basically involved in respiration. The very first is breathing or pulmonary ventilation by which the atmospheric air is drawn in and CO2 which alveolar air is released out. So, इसका मतलब है कि CO2 का बॉडी से बाहर रिलीज होना, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इन होना। सो यही इसका फर्स्ट प्रोसेस है। दूसरा है कि इसका डिफ्यूज़ हो जाना, बॉडी में सिर्फ आ जाएगा, फिर उसके बाद ब्लड में डिफ्यूज़ भी होना है उसको। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 and CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, यानी ब्लड तक ट्रांसपोर्ट होना। फोर्थ इज डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। उसके बाद में ब्लड एंड द टिश्यू के बीच में एक एक्सचेंज प्रोसेस चलेगा। ब्लड में बन रहा है CO2, जिसको वो रिलीज मतलब टिश्यू में बन रहा है CO2 एंड फिर वो ब्लड में ही तो ब्लड के थ्रू ही तो रिलीज हो रहा है, तो फिर वो हो जाएगा रिलीज एंड जो O2 है वो हो जाएगा वहाँ पे डिफ्यूज़। तो ये एक्सचेंज प्रोसेस चलेगा। फिर फिफ्थ प्रोसेस इज यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस and resultant release of CO2 cellular respiration as adult in chapter 14. So उसके बाद में as we get O2, so हमारे सेल्स जो भी खाना हमने खाया जब तक वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता तब तक वो एनर्जी बनाता नहीं है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगा उसके बाद में जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होने होंगे वो रिएक्शंस होगा, उस रिएक्शंस के रिजल्ट से एनर्जी रिलीज होगी एंड देन फिर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। तो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग अबाउट कि हाँ यूटिलाइजेशन होगा O2 का। एंड जो बॉडी से CO2 जब खाने का ब्रेक डाउन होता है ना, एनर्जी रिलीज होती है, तो एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव अ बाई प्रोडक्ट CO2 एंड H2O। तो उसमें से जो CO2 है वो CO2 फिर रिलीज हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है ये जिसको फिफ्थ पॉइंट में डिस्कशन किया है। 17.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। 17.2 topic is mechanism of breathing. So breathing involves generally 2 stages. The first one is inspiration and second one is expiration. Inspiration means during which the atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out. तो जब भी एटमॉस्फेयर का एयर बॉडी के अंदर गया दैट इज इंस्पिरेशन एंड जब हमारे टिश्यूज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया दैट इज एक्सपिरेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lungs interpulmonary pressure is less than the atmospheric pressure and there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place which is when the interpulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. And the diaphragm and the specialized set of muscles, the external and internal intercostals between the ribs, help in the generation of such gradient. Inspiration is initiated by the contraction of a diaphragm, which increases the volume of a thoracic chamber in the anterior posterior axis, and the contraction of the external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in a dorsoventral axis. तो बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म में बताया गया है, मैकेनिज्म में बताया इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन सबसे पहला, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन को इनटेक कर लेना उसको इंस्पिरेशन, और जब हम CO2 को रिलीज आउट करें दैट इज एक्सपिरेशन। एंड फिर उसके बाद में बताया है कि एयर का मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर ही होता है। तो जब भी इंस्पिरेशन होगा, जब मतलब हमारा बॉडी O2 को इनहेल करेगा, सो दैट टाइम जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, हमारे बॉडी में कम होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो हायर से लोअर में मूव करके एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में मूव कर जाता है। ठीक उसी तरह से एक्सपिरेशन के टाइम पे भी जब हम CO2 को एक्सपायर करते हैं तो जो अमाउंट CO2 का हमारे टिश्यूज़ में है और वो अमाउंट एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो बॉडी से मूव करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है
हायर से लोअर मूव कर जाता है। तो ये एक लाइक हायर से लोअर मूव कर जाता है। सो यही यहाँ पे बता रखा है। सो यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर जो है 762 होता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है 750 mmHg। तो इंस्पिरेशन अगर तभी होगा जब प्रेशर विद इन द लंग्स इस प्रेशर से कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। एक्सपिरेशन, तो जब भी एक्सपिरेशन होगा तो सबसे पहले तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशंस क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो एज वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर घट जाएगा और प्रेशर घटेगा तो डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में बढ़ने लगता है, तो वो बढ़ जाता है, वो फ्लैटेंड हो जाता है। नाउ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और डोर्सोवेंट्रल एक्सेस की तरफ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक उसी तरह से एक्सपिरेशन में प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो प्रेशर के इंक्रीज करने से ही वॉल्यूम घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स कर जाएगा। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume, and increase in the pulmonary volume decreases the interpulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which force the air to come outside and move into the lungs. Inspiration, relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return to the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and therefore the pulmonary volume. This leads to the increase in the interpulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of the air from the lungs. Expiration, and we have the ability to increase the strengthen the inspirations and expirations with the help of additional muscle in the abdomen. On an average, healthy human breathe 12 to 16 times per minute, and the volume of the air involved in the breathing movement can be estimated by using the spirometer, which help in clinical assessment of the pulmonary function. यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रखा है, पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ दो ही चीज़ें हमें एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहला तो डेफिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एंड सेकेंड वन इज इंस्पिरेशन कब संभव है, एक्सपिरेशन कब संभव है। डेफिनेटली जो ग्रेडियंट है, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई भी चीज़ हायर से लोअर मूव करता है, तो हायर से लोअर मूव करता है तो इंस्पिरेशन में भी क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा। तो डेफिनेटली एयर का जो प्रेशर है वो बाहर पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बॉडी, एक्सपिरेशन पे जस्ट उसका वैसा वर्सा। सेकेंड वन इज दिस, एंड जो लास्ट वन है वो है कि हमारे बॉडी के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं व्हेनेवर वी इनहेल एयर और व्हेनेवर वी एक्सहेल एयर। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम्स एंड एज वेल एज विद द थ्योरी यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। तो सबसे पहला इंस्पिरेशन का डायग्राम जो यहाँ पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है वो जो इंस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे जो पल्मोनरी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं 760 mmHg, तो वो जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो उससे कम होगा। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। डायफ्राम में वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में बढ़ जाएगा और वो फ्लैटेंड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस, और वॉल्यूम जो है डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस पे इंक्रीज करेगा। सो विद द फिगर ये है इसका एक्सप्लेनेशन इंस्पिरेशन का। एंड देन एक्सपिरेशन का है कि एक्सपिरेशन में जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में जो हमारा बॉडी का प्रेशर है, पल्मोनरी प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा और प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी घटेगा, डायफ्राम एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे। सेवेंटीन पॉइंट 2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, टीवी, volume of air inspired or expired during the normal respiration, and at approx 500 ml a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute.
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको आर भी बोलते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सेबल इंस्पिरेशन एंड दिस एवरेज 2500 to 3000 ml. Expiratory reserve volume ERV, additional volume of air a person can expire by a forceful expiration and this average 1000 to 1100 ml. 1000 to 1100 ml. उसके बाद में है रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको हम लोग आर भी बोलते हैं और इसका जो एवरेज अमाउंट है 1100 ml से 1200 ml है. By adding of a few respiratory volume described above, one can derive the pulmonary capacity which can be used in the clinical diagnosis. और ये वो वॉल्यूम होता है जो रिमेन होता है लंग्स पे फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद भी जो बच जाता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन. इसका इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस IRV और वैल्यू हो जाएगा 3000 to 3500 ml. नाउ 3000 ml to 3500 ml. Expiratory reserve volume में वैसे ही total volume of air a person can expire after a normal inspiration and this include the tidal volume and the expiratory reserve volume TV plus ERV like 1500 to 1600 ml होता है इसका अमाउंट. The functional residual volume का मतलब होता है FRC, मतलब वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में रह जाएगा नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी. इसका वैल्यू है ERV plus RV 2300 ml. Vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Total lungs capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी. एंड इसका फॉर्मूला में वाइटल कैपेसिटी जो इंक्लूड होगा दैट विल बी RV, ERV, TV, IRV, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. और इसका जो वैल्यू होता है वो 5800 ml होता है. और वाइटल कैपेसिटी को हम लोग स्पायरोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं. जनरली हमें यहाँ पे समझने का कुछ भी नहीं है. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज इज ऑल अबाउट मेमोरेबल. ये इसको मेमोराइज नहीं करना है कि टाइडल वॉल्यूम का जो होता है वो 500 ml होगा. एंड एक हेल्दी मैन एक्सपायर कर सकता है 6000 से 8000 ml पर मिनट. फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी वैल्यू 2500 से 3000 ml होगा. एक्सपिरेटरी का 1000 से 1100 ml होगा. और जो रेसिडुअल वॉल्यूम उसका 1100 से 1200 होगा. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का होगा 3000 to 3500 ml. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का होगा 1500 to 1600 ml. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का होगा 23000 ml. वाइटल कैपेसिटी का 4500 ml और टोटल लंग्स कैपेसिटी का 5800 ml. सो वाइटल कैपेसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से. एक तो वो हो गया एंड सेकेंड हो गया कि फार्मूला जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तो TV प्लस IRV, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी TV प्लस ERV, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम ERV प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी ERV TV IRV. उसी तरह से द लास्ट वन टोटल लंग कैपेसिटी RB, ERV, TV, IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. मतलब ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा आ सकता है इसके वैल्यूज़ और तीसरा आ सकता है इसके जो स्टेटमेंट है. लाइक रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. यानी हम अगर एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तो उसके बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में बच जाता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. यानी हमने नॉर्मली एक्सपिरेशन कर लिया. अब नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर बच गया मतलब जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है. हमने कंप्लीट नॉर्मल एक्सप्रेशन किया और उसके बाद में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने इंस्पायर किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हमने इंस्पायर किया, उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में भी वही है. हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया एंड देन उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं हम रिलीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. हम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं और उसके बाद में लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाए दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रेथ बाय अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके जो वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप करके रख पा रहे हैं दैट इज वाइटल कैपेसिटी.
ऑन टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जो वॉल्यूम एक्यूमुलेट करेगा लंग्स में एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पिरेशन, यानी हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया और उसके बाद में जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं लंग्स में, जो टोटल वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर रहे हैं लंग्स में, दैट इज द टोटल लंग्स कैपेसिटी. सो ये डेफिनेशंस, फॉर्मूले एंड वैल्यूज. जो फोर्स एक्सप्रेशन होता है इसमें लंग्स की जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये है फोर्स्ड एक्सप्रेशंस की कंडीशंस. एंड जो टाइडल वॉल्यूम हमने बोला 500 ml, उसका एक्चुअली में दो पार्ट होता है. एक होता है कंडक्टिंग जोन, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन. जो कंडक्टिंग जोन इसको हम लोग डेड स्पेस बोलते हैं. 150 ml ऑफ एयर आउट ऑफ 500, 150 ऑफ ml का ml प्रेजेंट है. एंड उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी जोन, उसका 350 ml ऑक्यूपाई करता है एयर को वो.